अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुई हूँ दिलीप साहब की मोहब्बतों के साथ। उनके जो मद्दाह हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उन्होंने बहुत कमेंट्स में मुझे कहा कि आप उनकी मज़ीद जो यादें लोगों के साथ हैं, पेशावर के साथ जो उनकी यादें हैं वो शेयर कीजिए। तो हमारे यहाँ हमारे पेशावर में उनके एक ऐसे मद्दाह मौजूद हैं जिन्होंने जिनकी उनके साथ मोहब्बतों का इज़हार जो है वो बहुत मुख्तलिफ से है। शकील साहब जो हैं वो हर साल 2009 के बाद से, बल्कि 2009 से ही हर साल पेशावर प्रेस क्लब में उनकी सालगिरह मनाते रहे हैं। दिलीप कुमार साहब की उनकी इजाज़त बाकायदा ली और सालगिरह मनाते रहे। इसके अलावा इनकी मुलाकातें हुई उनके साथ। इनके पास बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें हैं, नई बातें हैं जो कि अभी तक शेयर नहीं हुई हैं। तो हम उन मुलाकातों का जिक्र करते हैं शकील साहब की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शकील साहब? ठीक हैं, खैरियत से हैं जी। बाकायदा इंटरव्यू से पहले मैं आपको वो तस्वीर दिखाने जा रही हूँ जिसमें शकील वहीदुल्ला साहब बम्बई में दिलीप कुमार साहब की रिहाइशगाह में गए अपने बेटे के हमरा, और उन्हें किस्सा ख़्वानी बाज़ार के हवाले से एक सवेनियर पेश कर रहे हैं। जबकि इसी मुलाकात में वो एक दूसरी तस्वीर में शकील वहीदुल्ला अपने बेटे के हमरा और साथियों के हमरा बेगम सायरा बानो साहिबा को भी सवेनियर यादगारी शील्ड पेश कर रहे हैं जी। ये तस्वीर जो आपको दिखाई जा रही है वो 2 साल पुरानी है, जब पेशावर प्रेस क्लब में शकील वहीदुल्ला के हमरा दिलीप कुमार साहब के जो मद्दाह हैं वो उनकी 96th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं पेशावर प्रेस क्लब में। ये तकरीब मुनक्किद हुई। इससे पहले भी हर साल उनकी बर्थडे सेलिब्रेट पेशावर में की जाती रही है। यहाँ से शिफ्ट हो गए तो तब घर किसके हवाले था? दिलीप साहब के वालिद साहब चूँकि यहाँ पे फ्रूट का कारोबार करते थे, तो उन दिनों में मतलब है कि ये आप 1922-23 में उनको काफ़ी नुकसान हुआ था अपने कारोबार में। तो तब उनके दोस्तों ने उनको ये मशवरा दिए थे कि आप यहाँ से जो है ना किसी और शहर शिफ्ट हो जाएं। ये डायरेक्ट गए कोलकाता में इन्होंने कारोबार शुरू किया। फिर कलकत्ता से फिर ये मुंबई जो है मुस्तकिलन शिफ्ट हुए हैं। जब वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे इनका कारोबार ठीक ठाक चलने लगा और तब उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब मुझे मुस्तकिलन जो है ना वो मुंबई का रुख करना चाहिए। फिर उन्होंने अपने घर वालों से रब्ता किया कि भाई आप लोग तैयार रहें और हम मुस्तकिल जो है यहाँ पर शिफ्ट होंगे। दिलीप साहब ने कहा कि हमारी जो दादी थी और मेरी वालदा या बहन भाई वो बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि ज़ाहिर है इनकी पैदाइश यहाँ से थी, लेकिन वालिद साहब चूँकि उनका कारोबार वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया था तो अपने कारोबार की वजह से फिर बाद में पहले वो अकेले गए थे वहाँ पे कारोबार सेट करके, फिर अपनी फैमिली को लेने के लिए यहाँ पे। और उनका घर जो था वो फिर किसके हवाले कर दिया? जिस टाइम वो जा रहे थे तो 2500 का इन्होंने यहाँ पे गिरवी रखा था उन दिनों में। और जब वहाँ पे इनका कारोबार स्टैब्लिश हुआ तो फिर दिलीप कुमार साहब के वालिद जो थे लाला सवर, उन्होंने ये फ़ैसले किए कि अब ये घर हम बेच दें। तो 5000 में इन्होंने उस टाइम किसी के हाथ ये बेच दिया था और उसी रकम पे फिर उन्होंने वहाँ पे कारोबार शुरू किया था। अच्छा, ठीक है। और फिर आपने किस हवाले से इस तहरीक को आगाज़ किया? उस तहरीक का नाम क्या था और उसका मकसद ये था कि ये दिलीप कुमार के साहब के नाम से ये घर मंसूब हो जाए? जी, दिलीप साहब जब 1988 में यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, उससे पहले लोगों को इतना मालूम नहीं था कि भाई दिलीप साहब का ताल्लुक जो है ना वो मतलब बरसगीर पाक व हिंद के इतने बहुत बड़े एक्टर, बहुत बड़ा नाम उसका जो है ना जय पैदाइश वो पेशावर है। जब 88 में वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए तब लोगों को पता चला। इंटरेस्टिंग बात एक मैं आपको बताऊँ, जब दिलीप साहब का प्रोग्राम था 88 में यहाँ पर आने का, तो उससे पहले चूँकि इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद उनको पता चल गया था कि दिलीप साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, तो तब इंडियन हाई कमिश्नर बज़ाते ख़ुद यहाँ पे पेशावर तशरीफ़ लाए थे कि भाई उनके आने से पहले पता तो चल जाए कि भाई उनका घर है कहाँ पे। अच्छा। तो फिर वो माला खुदादाद में उस मौके पे खुशकिस्मती मेरी ये थी कि मैं ख़ुद भी था। हाजी अदील साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें, वो भी थे। तो जब हम माला खुदादाद में गए तो पूछ रहे थे, लोगों को पता नहीं था कि घर कहाँ पे है। हर गली तकरीबन ढूंढी है, इनका घर ढूंढा है, लेकिन कहीं पे इनका घर नहीं मिला। वहाँ पे एक बाबा बैठा हुआ था इनके गली के बाहर। जब उनसे हमने पूछा कि भाई यहाँ पे यूसुफ खान दिलीप कुमार का घर, तो उसने कहा हाँ मुझे पता है। तो वो हमें इनके घर लेकर गए। हाई कमिश्नर भी था, बाकी सिक्योरिटी वाले भी थे। तो जो ओनर अब है
इस ओनर ने वहाँ पे चीखना शुरू किया कि जी ये मकान तो दिलीप साहब को तो मैं नहीं जानता, ये तो मेरा मकान है, मैंने ख़रीदा हुआ है। ये उनकी ख्वाहिश थी और उनकी ख्वाहिश की बुनियाद पे फिर यहाँ पे हम लोगों ने जदोजहद शुरू की कल्चर हेरिटेज काउंसिल के प्लेटफॉर्म से। और गवर्नमेंट को हमने बार बार रिक्वेस्ट की कि आप इस घर को जो है ना प्रिजर्व भी करें, इसकी प्रोटेक्शन के लिए आप जो है ना अमली इक़दाम उठाएँ। तो ये तकरीबन कोई 2009 से ये हमारी स्ट्रगल शुरू थी और मैं इंतहाई मशकूर हूँ सूबाई गवर्नमेंट का कि उन्होंने अब जाके उसको एंटीक्विटी एक्ट के तहत उसको जो है ना महफूज करने के लिए अपने कब्ज़े में ले लिया है। बहरहाल उनकी केसेस तो चल रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये फ़ैसला आवाम के लिए, आवाम के फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट के हक़ में जो है इसका फ़ैसला आएगा। वो इजाज़त लेने का जो सिलसिला था, सालगिरह मनाने का, वो किस तरह से? 2009 में दिलीप साहब से हमारा रब्ता हुआ था मनोज कुमार साहब के ज़रिए, और मनोज कुमार साहब ने उनको कहा था कि भाई पेशावर के कुछ लोग आपसे जो है ना वो बात करना चाहते हैं। आपका ताल्लुक़ मनोज कुमार साहब से कैसे हुआ? हमारे एक दोस्त पुष्पिंदर उसका नाम था, और वो ज़िंदा हैं, दिल्ली प्रेस क्लब के वो जनरल सेक्रेटरी थे, उनसे मेरा रब्ता हुआ था। चूँकि तब तो हमारा कोई रब्ता फिल्म इंडस्ट्री की किसी शख्सियत के साथ नहीं था, तो पुष्पिंदर से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमें अगर आपके पास कोई कॉन्टैक्ट ऐसा हो कि जिसकी वजह से हम जो है ना दिलीप साहब या जो बाकी लोग हैं जो कि पेशावर के या पख्तूनख्वा के हैं, उनके ज़रिए हम जो है ना पहुँच जाएँ। तो उन्होंने मुझे मनोज कुमार साहब का नंबर दिया, और पुष्पिंदर के रेफरेंस पे मनोज कुमार साहब को मैंने फ़ोन किया। तो तब मनोज कुमार साहब ने बड़े फ़ख्र से हमें कहा कि भाई जिस को आप ढूंढ रहे हैं वो पेशावर का है, लेकिन मैं भी इस धरती का हूँ, इसी सरज़मीन का हूँ, और मैं एबटाबाद का हूँ। मनोज कुमार साहब ने दिलीप साहब को फ़ोन करके कहा कि भाई पेशावर के कुछ लोग हैं, वो आपको ढूंढ रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो बहरहाल उन्होंने हमें दिलीप साहब का नंबर भी दिया, और मज़े की बात यह है कि हमारा नंबर भी दिलीप साहब को मनोज साहब ने दिया था। और मनोज साहब की मेहरबानी से तकरीबन 15-20 मिनट के बाद दिलीप साहब का खुद हमारे पास फ़ोन आया। यानी ये दिलीप साहब की पेशावर से मोहब्बत थी कि जैसे उनको पता चले कि भाई पेशावर से कोई उनको सर्च कर रहा है, तो उन्होंने फिर 15-20 मिनट के अंदर अंदर हमें फ़ोन किया, और उन्होंने कहा कि भाई इस तरह मैं यूसुफ़ खान बात कर रहा हूँ और शकील से बात करनी है। तो मैंने कहा कि आई एम शकील स्पीकिंग। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं यूसुफ़ खान बात कर रहा हूँ। तो तब तो हमने बहुत लाइट लिया था कि यूसुफ़ खान, चूँकि हम जानते नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप मेरा पूछ रहे थे मनोज कुमार से। तो मैंने कहा जी हम तो पूछ रहे थे दिलीप कुमार साहब का। तो उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, अभी आपकी बात करवाते हैं दिलीप साहब से। तो विद इन सेकेंड उन्होंने कहा कि जी अब बोले मैं दिलीप कुमार बात कर रहा हूँ। तो आप यकीन जाने कि जिस टाइम पे हम यूसुफ़ खान साहब से बात कर रहे थे तो एक ही दोनों, तो यूसुफ़ खान की आवाज़ में वो दबदबा, वो जोश और वो चीज़ें इतना हमने महसूस नहीं कि जैसे उन्होंने कहा कि भाई मैं दिलीप कुमार बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे मेरे हाथ से रिसीवर जो है ना बिल्कुल गिर गया था कि भाई ये इतने हमारी किस्मत के इतने बड़े महान आदमी से हम जो है ना वो बात कर रहे हैं। बहरहाल दिलीप साहब से जब बात हुई तो ये उनका बड़ापन था कि उन्होंने कहा कि इस टाइम पे तो मैं सिर्फ आपसे बात इसलिए कर रहा था ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि भाई मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चूँकि शूटिंग के लिए जा रहा हूँ और रात को फिर आपसे मैं तफसीलन बात करूँगा। फिर रात को तकरीबन काफ़ी देर तक हमारी बात चलती रही, और जिसमें उन्होंने अपने जो पुराने दोस्त थे उनका भी जिक्र किया, और पेशावर के हालात भी उन्होंने पूछे हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम का एक प्रोग्राम था वहाँ पे, तो मुंबई हम लोग गए थे। तो वहाँ पे ख्वाहिश तो हमारी थी कि दिलीप साहब से मुलाकात हो, लेकिन वो इतनी बड़ी शख्सियत थे कि उनसे मिलना जो है ना इतना आसान नहीं था। तो जिस होटल में हम थे, हमारी खुशकिस्मती थी कि वो होटल जो है ना वो कादर खान साहब का था, लेकिन हमें पता नहीं था, नाम भी आपके ज़हन में इस टाइम पे याद नहीं है। तो उसके मैनेजर जो थे वो मुस्तफ़ा साहब ने हमारी जो है ना गायबाना तारफ़ हमारा करवाया था कादर खान साहब से। कादर खान साहब खुसूसन हमसे मिलने के लिए जो है ना होटल आए, अपने होटल, चूँकि होटल उनका था। तो ये उनकी मेहमानवाजी थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कि 2-3 जो हमारी वहाँ पे स्टे थी उसके तमाम बिल जो है ना उन्होंने अपनी जेब से अदा की। दिलीप साहब को फ़ोन किया कि भाई इस तरह आपसे कुछ लोग मिलने के लिए आए हैं, और वो भी पेशावर से। तो दिलीप साहब ने फिर अपनी मसरूफियात से टाइम निकाल के न सिर्फ अपनी गाड़ी हमारे पीछे भिजवाई, अपनी मर्सिडीज़ मैरून कलर जो अभी उनके पास है, मरते दम तक उनके मलकियत में रही, वो मर्सिडीज़ हमारे पीछे भिजवाई, और अपना ड्राइवर भी। और हम फिर उनके घर गए, बाकायदा उन्होंने दावत की है, तकरीबन 4-5 घंटे जो है ना उनके घर पर रहे।
अपने बंगला जो जिसमें वो रहते थे उसकी सैर करवाइए। फिर खुसूसन वो हवेली में हमें बताइए जो पेशावर हवेली के नाम से उन्होंने वहाँ पे मुख्तस की थी पेशावर के लोगों की मेज़बानी के लिए। और वहाँ पे उन्होंने तकरीबन कोई 3-3.5 कनाल पे एक बंगला अलहदा जो है ना वो पेशावर के लोगों के लिए मुख्तस किया था। उसमें सिर्फ पेशावर के मेहमान जो है ना वहाँ पे वो रिहाइश पजीर होते थे जब भी कोई यहाँ से जब भी। और वो कहते थे कि जो भी मेहमान पेशावर से आते हैं मुझे उसके कपड़ों से उसके बदन से वही खुशबू मैं महसूस करता हूँ जो मैं छोड़ के आया था। तो ये इनका बड़ापन था। और इसके मतलब तो सायरा बानो ने भी कहा कि उनकी बेगम ने ये कहा था कि दिलीप कुमार साहब ने आखिरी दम तक मुझे अपने परफ्यूम का नाम नहीं बताया था। और मैं इनसे पूछ रही थी कि भाई साहब जी आप कौन सा परफ्यूम आप इस्तेमाल करते थे, और वो हमें बताते नहीं थे। वो परफ्यूम जो है ना मुझे तब उसका पता चला जब पेशावर एयरपोर्ट पे हम लोग उतरे और जहाज़ का दरवाज़ा खुला तो मैंने दिलीप साहब के कंधे पे हाथ रखा और उसको मैंने कहा कि साहब जी मुझे आपकी चोरी मैंने पकड़ ली। और वो चोरी ये थी कि जो खुशबू वहाँ पे जहाज़ के दरवाजे से बाहर जो ताज़ा हवा पेशावर की मैंने महसूस की उसकी खुशबू वही खुशबू उसके वजूद से आती थी। और के लिए उनके जिस तरीके से हम लोगों ने तकरीबन 13-14 साल तसलसल के साथ हम उनकी सालगिरह मनाते आ रहे हैं, तो पेशावर में गायबाना नमाज जनाजा भी वो उनके घर पे मैंने पढ़ाई है और उसमें पेशावर के लोग काफ़ी तादाद में मौजूद थे। तो एक जनाजा उनका वहाँ पे हुआ है, एक जनाजा उनका यहाँ पे हुआ है। तो हमारी कोशिश है कि जैसे हालात थोड़े बहुत वहाँ पे कोरोना के जो हालात ख़राब हैं वो ठीक हो जाएं, तो पेशावर से एक वफ़द जो है ना वो उनकी ताज़ियत के लिए वो ज़रूर जाएगा। ज़ाहिर है जैसे दिलीप साहब को पेशावर के लोगों से मोहब्बत थी तो पेशावर के लोगों को भी उनसे उसी तरह मोहब्बत है। जाएंगे सायरा बानो जो उनकी मिसेज़ है उनसे, जो कि उनके साथ हम राब्ते में हैं, जो जनाजे की तस्वीरें जो यहाँ के लोगों की जो मोहब्बत थी, आप लोगों के वीडियो वगैरह जितने मुझे मौसूल हुए हैं मुख्तलिफ चैनल्स के, वो बाकायदा तौर पर उनको मैंने जो है ना वो सेंड किया। सायरा बानो साहिबा के साथ जब आपकी मुलाकात हुई, फ़ोन पे बात हो रही थी, तो उन्होंने उनके आखिरी अल्फाज, दिलीप साहब के जो आखिरी अल्फाज थे वो आपके साथ शेयर किए, वो क्या कह रहे थे? हाँ, दिलीप साहब की जो सालगिरह 2011-12 में जब हम सेलिब्रेट कर रहे थे तो उन दिनों में उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। और सायरा बानो ने ये तो हमें फिर 1 साल बाद उन्होंने बताया, सायरा बानो ने दिलीप साहब ने 2011 या 12 में जो उनके आखिरी अल्फाज थे, जब वो बोल पा रहे थे अपने जो आखिरी अल्फाज उनके थे, उन्होंने पेशावर के लोगों से आखिरी जो सलाम किया था अस्सलाम वालेकुम पेशावरी, ये उनके अल्फाज थे। उसके बाद फिर उनकी मेमोरी और उनके वो अल्फाज या बोलना जो है ना वो तकरीबन वो तमाम जो है ना ख़त्म हो गई थी। और ये बात हमें फिर सायरा बानो ने जो उसके 1 साल बाद हम सालगिरह पेशावर में मना रहे थे तो उसमें फिर उन्होंने पेशावर के लोगों को मुखातिब करके कहा कि यूसुफ खान मेरे साथ बैठे हुए हैं और वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन अफसोस कि इस साल वो आपसे कुछ नहीं कह पाएंगे। वो पिछले साल जो आखिरी सलाम किया था तो वो पूरी दुनिया के लिए जो है उनके आखिरी अल्फाज थे। बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपने हमें टाइम दिया। नीयत की बुनियाद पे तकरीबन 5000 से ज़्यादा लोगों को पहली जुमात से लेके ग्रेजुएशन जो है ना उनको करवाई है और मेरे ख्याल में ये दिलीप साहब को बहुत बड़ा पन। और तकरीबन लाखों की तादाद में लड़कियों की शादियां जो है ना उन्होंने करवाई, उनका जहेज़ उनका सब कुछ जो है ना वो दिलीप साहब की तरफ से होता था। दिलीप साहब उसने तकरीबन 65 फिल्में दी हैं और 65 फिल्मों के जो पहला कॉन्ट्रैक्ट उनका होता था उसकी रकम दिलीप साहब लेते थे और फिर उनकी जो रियलिटी जिसको हम वो बोलते हैं रॉयल्टी, वो दिलीप साहब ने कभी क्लेम नहीं की, बल्कि वो उन्होंने जो फाउंडेशन बनाया था वो तमाम रकम वहाँ पे जाती थी और वहाँ से लोगों की जो है ना वो तालीम के लिए ये फ़ंड देते थे और लोगों की शादियाँ कराने के लिए जो है या उनके जहेज़ के लिए। तो ये दिलीप साहब की मेरे ख्याल में इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत की जो है वो दलील है।